नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। बजट सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ होगी शुरू। सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक बजट पर करेंगे चर्चा। प्रश्नकाल के साथ में आज बजट की कार्रवाई शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और 19 मार्च को 8वें दिन कार्रवाई थोड़ी देर से शुरू होने वाली है और सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में बजट 2025-26 पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र को लेकर, जहां पर बजट सत्र में 2 दिन यानी कि 19-20 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी और 28 मार्च को विधायकी कामकाज के साथ में सत्र की समाप्ति की जाएगी। और इस सत्र में कांग्रेस हाईकमान के फैसले न लेने की वजह से कांग्रेस विधायक बिना नेता प्रतिपक्ष के शामिल हो रहे हैं और हालांकि विपक्षी दल नेता के तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मोर्चा संभाला है और विरोधियों के तीखे सवालों के आगे सीएम सैनी भी डटकर सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा बजट सत्र का 8वां दिन की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बजट सत्र पर चर्चा करने के लिए यहां पर विधायक भी पहुंचे। सत्ता पक्ष में सीएम सैनी ने अपनी सरकार का बचाव करते नजर आए, तो वहीं विपक्ष से हुड्डा ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने हाईकोर्ट के फैसले के बहाने 2008 में कांग्रेस सरकार में हुई 20 इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला भी उठाया था और यादव ने यह भी कहा था कि जो बच्चा टॉप था उसे सबसे नीचे कर दिया गया, फेल बच्चों को पास कर दिया गया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा भी शामिल था। इस पर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा काटा और फिर सीएम नायब सिंह सैनी अपना सरकार का बचाव करते नजर आए। इस पर कांग्रेस विधायकों ने पहले वेल में नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर दिया था। तो इस दौरान सदन में मंत्री अनिल विज का नाम भी खूब यहां पर लिया गया और सदन में विनेश फोगाट ने भी तमाम तरह के अपने मसलों को उठाया और ड्रेनों में बरसात के दौरान कटाव और खेतों में पानी भरने के मुद्दे पर भी बातचीत की। और अगर बात की जाए सदन में विधेयक की, तो सदन में तमाम तरह के विधेयक रखे गए हैं। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक, बीज हरियाणा संशोधन विधेयक, कीटनाशक और साथ ही हरियाणा श्रम और सम्मानजनक निपटान विधेयक भी रखा गया था और साथ ही हरियाणा ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 भी पेश किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आज सदन की कार्रवाई भी थोड़ी लेट शुरू हो रही है, तो आज का सत्र कैसा रहने वाला है? तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो हरियाणा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। प्रश्नकाल से कार्रवाई की शुरुआत होगी। सत्ता पक्ष से सीएम सैनी और विपक्ष से हुड्डा ने मोर्चा संभाला हुआ है और सदन की कार्रवाई लगातार अभी थोड़ी देर बाद में शुरू होगी और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज 19 मार्च को 8वें दिन की कार्रवाई शुरू है। तो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है, तो सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा सत्र है और मॉनसून सीजन में 24 दिन के बाद 8 दिन पानी दिया जाता है। और ये प्रश्न लगने के बाद मैंने चेक भी करवाया कि ये पूर्ण रूप से पानी पहुंच रहा है या नहीं। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहती हूँ कि जनवरी 2025 में 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक निश्चित रूप से 8 दिन की पानी का सप्लाई हुआ है और फरवरी 25 में भी 8 दिन दिनांक 17 फरवरी से 24 फरवरी तक पानी की सप्लाई हुई है। स्पीकर सर, थैंक यू। मेरी बहन को मैं धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, फिर भी मैं आप लोगों आपके माध्यम से, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और मेरी बहन से भी, मैं सिंचाई मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वहां पे सूखे जैसे हालात हो जाते हैं सर। 40 दिन में हमारे यहाँ 8 दिन चलता है, तो मेरा आप लोगों से, सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है सर, इसको 14 दिन किया जाए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 104। माननीय अध्यक्ष साहब, विधायक जी ने
बाढ़ा में अगर कोई सिविल अस्पताल बनना है इसके लिए पूछा है, तो इसका जवाब है कि अभी आज के दिन बाढ़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 CHCs हैं, गोपी और झोजू कलां में, और 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कादमा, हरोदी, माइकला, बलकरा, संतोखपुरा और बाढ़ा में। और इसके साथ साथ उनका दूसरा प्रश्न था, अगर सरकार डेंटल एक्सरे मशीन, ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट और फार्मासिस्ट स्टाफ इन PHCs में प्रोवाइड करती है या नहीं। तो इन 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डेंटल एक्सरे फैसिलिटी PHC हरोदी और PHC संतोखपुरा में है। बहुत ही जल्द 6 महीने में बाढ़ा में भी आ जाएगी। पोस्ट फार्मेसी की जो भरी पड़ी है अभी, वो PHC बाढ़ा में, कादमा में, बलकरा में और माइकलान में। 2 PHC की अभी बाकी हैं। वो जैसे ही हमारे सर्विस रूल्स अमेंड हो रहे हैं, कंप्लीशन पे हैं, जैसे ही वो हो जाते हैं फार्मासिस्ट की भी भर्ती हो जाएगी। और तीसरा ऑर्थोपीडिक सर्जन के बारे में पूछा था, तो कोई ऑर्थोपीडिक या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट एज पर नॉर्म्स नहीं होती हैं PHC। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री बहन का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही उनसे अनुरोध करूंगा, 2 फार्मासिस्ट जिनकी कमी है, और दूसरा डेंटल एक्सरे मशीन हड़ोदी PHC में फंक्शनिंग नहीं है। इसके अलावा मैं अनुरोध करूंगा कम से कम 2 PHC में ऑर्थो सर्जन दिया जाए। इसका कोई नया प्रावधान निकालने का काम करें। धन्यवाद छोटी बहन। जी जरूर, मैं करूंगी। श्री रणजीत बनिया, श्री सतपाल जामना। प्रश्न संख्या 106। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूंडरी विधानसभा के गांव फतेहपुर के 6 एकड़ भूमि में बने राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में, स्थिति के खराब के बारे में, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां हमने 24/6/2024 को राजीव गांधी खेल स्टेडियम की मरम्मत के लिए 13,75,356 रुपए की राशि जारी की है और उसकी DNIT तैयार की जा रही है। और वहां पहले से 400 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल मैदान, वॉलीबॉल मैदान, फुटबॉल मैदान और एक बैडमिंटन हॉल उपलब्ध है। इस स्टेडियम की देखभाल के लिए एक इंचार्ज और एक मैदान कर्मी भी तैनात है और इसकी जैसे ही DNIT की मंजूरी मिल जाएगी तो इसका काम जल्दी स्टार्ट करा दिया जाएगा ठीक तरीके से। माननीय अध्यक्ष जी, ये 6 एकड़ में बना हुआ है और 15 साल पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग टोटली कंडम हो चुकी है। खिड़कियां, दरवाजे सारे टूट चुके हैं और ग्राउंड जितने भी बताया वो एक भी ग्राउंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 3-3 फुट की घास वहाँ पे उगी हुई है और जो बताया कि मैदान कर्मी है, सर वहाँ पे कोई मैदान कर्मी भी नहीं है। और जो सर ये अमाउंट बताई है 13,75,000, वो सभी सेंट नहीं है क्योंकि सर बहुत बड़ा एरिया है और जर्जर हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो जारी हुई है इसकी DNIT लग जाए और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं व्यक्तिगत खुद आके इस पे विजिट करूंगा और उसको ठीक कराने के लिए जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। और मंत्री जी, वहाँ पे एक भी नर्सरी नहीं है, प्लीज नर्सरी भी जो आप ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, अप्लाई कराइए तो वहां मिल जाएगी। थैंक यू। श्री देवेंद्र हंस। प्रश्न नंबर 107। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गांव मेंगड़ा तथा बागिल के बीच घग्गर नदी पर पुल के बारे में पूछा है कि वो बंद पड़ा है, ये कब दोबारा शुरू होगा और कब पूरा हो जाएगा। इसके बारे में जवाब है कि श्रीमान जी, कार्य सितंबर 23 से फरवरी 2025 तक बंद रहा, इसको दोबारा शुरू करा दिया गया है और 23/6/25 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आपने बताया है कि 2025 छठे महीने में पूरा हो जाएगा, तो गांव वालों ने फोन किया है और धन्यवाद भी कि अभी काम 2 दिन पहले ही शुरू किया कर दिया गया है। और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ कि और गांव काफी एरिया की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है उन लोगों की ये, और मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री जस्सी पेटवा। 108। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य ने नारनौंद बाईपास निर्माण के लिए पूछा है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और अगर है तो कब तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बाईपास के लिए विचाराधीन है और सरकार ने बाईपास निर्माण के लिए 18 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है और ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसमें ये मैं जरूर कहना चाहूंगा माननीय सदस्य को भी कि पहले तो नारनौंद कस्बे में इसकी लंबाई जो है वो 4.47 किलोमीटर नया बाईपास बनाने की थी, जिसमें सरकार ने 2019 के अंदर ये स्वीकृति दी थी 18 करोड़ 25 लाख रुपए की। और इसमें बाद में एक बैठक हुई और उसके अंदर ये तय किया गया कि जिसमें मंजूरी को परिवर्तन देने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तत्काल उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने एसीएस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 2019 के तहत प्रस्ताव करना चाहा। तदनुसार 2 नए प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें नए रिंग रोड की स्थिति की समीक्षा के लिए 20/1/23 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि नारनौंद बाईपास के दोनों प्रस्तावों के लिए भूमि की आवश्यकता ई भूमि पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। भूमि मालिकों की सहमति जो पहले प्राप्त होगी और सबसे सस्ती दरों पर होगी उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी लंबाई 9.55 किलोमीटर नारनौंद शहर के दक्षिणी भाग है। इसके लिए स्थानीय मालिकों की कोई सहमति नहीं मिली। नए प्रस्ताव संख्या 2 में 7.6 किलोमीटर जो नारनौंद के उत्तरी भाग में है, इसमें 42.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए ही भूमि पोर्टल पर 98% सहमति प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कलेक्टर रेट से ये 2.5 गुना ज्यादा जो मांग रहे हैं। तो माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि किसानों से बात करें और जहां से अध्यक्ष महोदय जो रोड जाती है तो किसानों को उसका फायदा भी होता है, उसके रेट और बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कलेक्टर रेट पे हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई 5-10% की ज्यादा की होगी तो भी ले लेंगे, लेकिन आप बातचीत करके उनसे अगर भूमि दिलाएंगे तो हम भी बाईपास बना देंगे। अभी समय सीमा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब तक भूमि ना मिले तब तक समय सीमा बताना संभव नहीं होगा। मैं माननीय सड़क मंत्री को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, नारनौंद सेंटर में आधी विधानसभा उस साइड पड़ती, आधी उस साइड पड़ती, और हालात ये हैं, चाहे बड़ा साधन हो, चाहे मैं बड़े से बड़े ट्रक की बात कर लूं, बस की बात कर लूं या छोटे व्हीकल की बात कर लूं, एक 20 फुट की सड़क से जाने को मजबूर है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और मैं आपसे इसमें एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। आपने कहा भाई ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 98% लोगों की सहमति मिल चुकी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा किसानों से बात करके कि ये जो बाईपास है नारनौंद के चारों तरफ बनाया जाए, जिससे, क्योंकि नारनौंद में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर 2 व्हीकल एक साथ गुजर जाएं। इतने बुरे हालात हैं, पूरा दिन, छोटा सा शहर है उसके बावजूद पूरा दिन जाम लगा रहता है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ना बने तो किसी अन्य योजना के तहत इसको पूरा करवाने का काम करें। दूसरा, मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका कि आपने नारनौंद के लोगों की समस्या को समझने का काम किया और इसे मंजूरी देने का प्रदान किया। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निवेदन हमारे सदन में बैठे हैं दादा रामकुमार गौतम जी, इन्होंने भी कई बार कहा है, मैं दोनों से ही करूंगा कि किसानों से बातचीत करके, क्योंकि किसान कई बार यूं सोचते हैं भी ये तो सरकार को लेनी है और वो अनाप शनाप रेट उस पर डाल दिए गए हैं, तो 2.5 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा रेट है,
उसको आप ठीक करवाए, हम तुरंत उसको बनाने का काम करेंगे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी है, इसमें जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। शीशपाल केरवाल 109। स्पीकर सर, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या सिरसा जिले के रंगा गांव में किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई करने के उद्देश्य से घग्गर नदी से कोई नाला निकालने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है, तथा यदि हाँ तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक इम्प्लीमेंट किया जाने की संभावना है? स्पीकर सर, घग्गर नदी से कोई अभी नहर निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि घग्गर नदी केवल बरसात के दौरान ही सक्रिय रहती है, जो जुलाई से सितंबर तक होती है। इस इलाके के किसानों को नॉन मॉनसून सीजन में 8 दिन की सप्लाई 16 दिन के बाद दी जाती है, जबकि मॉनसून के दौरान 2 ग्रुप्स में भाखड़ा नहर से 16 दिन नियमित पानी 16 दिन के बाद दिए जाता है, जो कि पानी की सभी मांगों को पूर्ण करता है और खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त है। फिर भी जो उपरोक्त गांव के किसानों को घग्गर नदी का बरसाती पानी अगर वो चाहते हैं, तो मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संबंधित गांव के किसानों से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड उपलब्ध करवाएं, तो सरकार इस नहर के निर्माण के प्रस्ताव पर जरूर विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि अभी ये संभव नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर ये रंगा सिर्फ गांव की बात ही नहीं है सर, ये कालांवाली हलके के गांव के किसान हैं, उनकी लाइफलाइन के रूप में ये काम करती है। मैं इसका आपको बताऊं, इसको आपको 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है सर, जब ये घग्गर नदी सिरसा जिले में प्रवेश करती है तो पंजाब से होके आती है, और उसका सबसे पहला गांव जहां से हमने कहा कि ये रंगा लहंगे वाला मतलब ये 3 गांव पड़ते हैं, वहां से पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है उस वक्त जब पंजाब से आता है। तो सबसे पहले जब घग्गर को जब पानी आता है तो टूटने का डर सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, अगर क्योंकि वहां थोड़ा थिन है, पतली है वहां से घग्गर। अगर ये प्रोजेक्ट आपका होता है तो हमें 2 फायदे हैं। एक तो किसानों को पानी मिलेगा, दूसरा जो कि सिरसा के अंदर जो बाढ़ का कारण है, एक वहीं से होके गुजरता है, और जो बाढ़ के कारण हम जितना पैसा हम लगाते हैं बाद में, तो वो पैसा भी हमारा बचेगा और एक किसानों को मिलेगा, पानी मिलेगा। और एक अंतिम बात हो, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस पे वहां पे एक जनसभा में कहा कि यहाँ जरूरत है और ये हम करेंगे। तो एक आपको भी हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा आपको, आप ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी लीजिए, बट ये काम कर दीजिए प्लीज। माननीय समस्या दूर करो, पॉलिटिकल बेनिफिट पे मत जाए। माननीय सदस्य की बात सही है स्पीकर साहब, और इस पे जरूर, क्योंकि एक लैंड वहाँ पे फीजिबिलिटी देखी जाती है, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है लैंड एक्विजिशन में, और फीजिबिलिटी देखते हुए अगर माननीय सदस्य भी मदद करेंगे तो वहाँ से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तो जरूर ये प्रोजेक्ट हम सिरे चढ़ाएंगे। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जब हम सभी जगह लैंड एक्वायर करते हैं तो वहाँ के किसानों आप कीजिए, उसमें दिक्कत क्या, बहुत ज्यादा एरिया नहीं है सर। एक और है इसमें, मैं विषय आपको बताता हूँ सर, कि कालांवाली हलके, मैंने कहा पंजाब के बाद सीधा कालांवाली हलके में घग्गर आती है, उसके बाद 25 किलोमीटर तक कोई नहर नहीं है, उसके बाद रानिया हल्का आता है, आगे इलाहाबाद चले जाते हैं, वहां पे इसकी शाखाएं हैं। यानी जहां से स्टार्ट होता है वहां के लोगों को पानी नहीं है, आगे के किसानों को पानी मिल रहा है। और आप इस पे प्लीज मेरे कृपा करके ध्यान दीजिए, और अगर फ्री की बात है लैंड की, वो भी हम कोशिश करेंगे, बट आप अपनी तरीके से कोशिश कीजिए कि लैंड एक्वायर करके आप किसानों को डबल फायदा दीजिए। श्री कुलदीप 10 कुछ आपने कहना है मंत्री जी? मैं माननीय सदस्य को बोलना चाहती हूँ कि माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और जरूर इस समस्या का समाधान मिलेगा। आप लैंड के लिए जो बात है वो आप मेरे पास आइएगा ऑफिस में और इसका जरूर समाधान निकालेंगे। श्री कुलदीप 110
स्पीकर सर, जैसे कि माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या यह तथ्य है कि बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सुबाना एवं आसपास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की निकासी के लिए जहादपुर नहर तक पाइपलाइन बिछाई गई थी, परंतु अभी तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या यह भी तथ्य है कि गांव सुबाना के नजदीक से ड्रेन नंबर 8 गुजर रही है? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए गांव सुबाना की ड्रेनेज पाइपलाइन को ड्रेन नंबर 8 से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? तथा यदि नहीं, तो उपरोक्त समस्या से समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है? स्पीकर सर, हाँ, बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सुबाना एवं आसपास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। सुबाना गांव में रुपावला तालाब और खुदाना तालाब के क्षेत्र से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 2 योजनाओं पर काम चल रहा है और मॉनसून 25 की शुरुआत से पहले ही पूरा हो जाएगा। ये समस्या वाटर लॉगिंग के कारण हुई है और इसके लिए पहले सुबाना लिंक ड्रेन 0 से 3.658 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है। ड्रेन नंबर 8 सुबाना गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जबकि जहादपुर माइनर की दूरी लगभग 3.6 किलोमीटर पड़ती है और वाटर लॉगिंग का पानी इस ड्रेन से डालने उपरांत रिसाइकल करके इस खेती बाड़ी के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि मेरा क्वेश्चन कुछ और था। वैसे स्पीकर सर, ये मेरे 8 से 10 गांव और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 थे, वैसे इकट्ठा मैंने कलम है ये। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तब मुख्यमंत्री थे, तो 2019 में 4 करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर हुए और 4 करोड़ 54 लाख रुपए 2019 में शुरू होकर 2020 में काम पूरा होगा। मेरा कहने का मतलब सर ये है, सुबाना गांव की समस्या यूं की तो है, जो पाइपलाइन बिछी वो करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर फट गई। आज भी उस गांव की बुरी हालत है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2021 में खुड्डन, माजरा, एरी, सरोला और छपार और ढाकला, इसके लिए 12.5-13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसमें स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें जो खुड्डन गांव है, एरी खुड्डन। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर राज्य भू जल की गुणवत्ता के मुद्दे पर चर्चा की गई, जहां पर सत्ता पक्ष, विपक्ष और विधायकों को बजट पर चर्चा की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।